नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के 11वें पाठ का संपूर्ण अभ्यास देखेंगे। प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझेंगे। सभी बच्चे सबसे पहले पाठ का हिंदी अर्थ अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। आप किसी भी प्रश्न को करने से पहले हर एक प्रश्न को जरूर समझें। कई बार बच्चे प्रश्न को नहीं देखते हैं और सीधा उत्तर करने में लग जाते हैं। तो आप संस्कृत में जो लिखा गया है, प्रश्न जो पूछा गया है, उनका एक बार अभ्यास जरूर करें। उनका हिंदी अर्थ हर प्रश्न का समझने का प्रयास करें, तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर होगा प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः चः। ठीक है, प्रकृति के ये जो 5 हमने तत्व पढ़े हैं पाठ में, उन 5 के नाम यहाँ पे लिखे हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। स्वार्थ अंधः मानवः किम करोति। स्वार्थ से अंधा मनुष्य क्या करता है? स्वार्थ अंधः मानवः पर्यावरणम नाशयति। पर्यावरण को नष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण के विकृत होने पर क्या होता है? उत्तर होगा पर्यावरणे विकृते जाते विविधः रोगाः। अनेक प्रकार के रोग भीषण समस्याश्च जायन्ते, और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे की जानी चाहिए? अस्माभिः वृक्षान् स्थलचरान् जलचरान् च रक्षित्वा पर्यावरण से रक्षा करणीया। हमारे द्वारा वृक्षों की, स्थलचर जो हैं, जलचर हैं, सब की रक्षा करके ही हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। लोक रक्षा कथम संभवति। लोक रक्षा कैसे संभव है? लोक रक्षा उत्तर होगा इसका प्रकृति रक्षया। प्रकृति की रक्षा करने से ही संभवति संभव है। छठा प्रश्न है परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। ठीक है, परिष्कृत पर्यावरण, जो पर्यावरण है, साफ सुथरा पर्यावरण हमारे लिए क्या क्या देता है? परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम, हमारे लिए शुद्ध वायु देता है। स्वच्छ जलम निरोग स्वस्थम शरीरम च ददाति, और निरोग स्वस्थ शरीर भी देता है। तो ये था आपका पहला प्रश्नों के उत्तर, जो हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिए हैं। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। स्थूल पदों का आधार लेकर के प्रश्नों का निर्माण करना है। ये प्रश्न हम हर पाठ में करते हैं, पहले भी मैंने कहा है। इसके लिए आपको किम शब्द रूप तीनों लिंगों में अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं। देखते हैं पहला। वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते। वन वृक्ष, इसको यहाँ पे स्थूल पद है हमारा, ये अंडरलाइन किया हुआ है। निर्विवेकम, बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं, तो क्या वन वृक्षा की जगह आएगा क्या। तो वृक्षा जो है पुल्लिंग में है यहाँ पर, तो बहुवचन है, तो किम शब्द का भी बहुवचन में देखेंगे पुल्लिंग में, के, कै कऊ के, तो यहाँ पर उत्तर होगा के। आगे है दूसरा। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष के काटने से, किससे? प्रश्न क्या बना? किससे? तो देखते हैं किम शब्द की पंचमी विभक्ति, कस्मात् कारणात्, किस कारण से। ठीक है, आप कस्मात् भी लिख सकते हैं, कस्मात् कारणात् भी लिख सकते हैं। ठीक है, शुद्ध वायु न प्राप्यते, शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है। तीसरा है प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति जीवन सुखम, जीवन सुख देती है। जीवन सुख को अंडरलाइन किया है यहाँ पे, स्थूल पद है हमारा। तो क्या, तो किम होगा इसका, जीवन सुखम। यहाँ पे किम शब्द रूप नपुंसकलिंग, एक वचन में। आगे है चौथा। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। मातृगर्भे, मातृगर्भ में, तो कहाँ पर सुरक्षित रहता है? तो कुत्र।
ठीक है, तो यहाँ पर अव्यय का प्रयोग होगा। अव्यय के बारे में भी मैंने आपको बताया है, अलग से वीडियो भी बनाई है। बहुत जगह प्रश्न निर्माण में अव्ययों का प्रयोग होता है। आप वाक्य की जो सेंस है उसको समझेंगे और फिर आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। आगे है 5वां, पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण की रक्षा करना धर्म का अंग है। धर्मस्य किसका अंग है? तो क्या बनेगा यहाँ पर प्रश्न? कस्य, क्योंकि धर्म पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, किम शब्द का भी पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो कस्य यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा। ये था आपका दूसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुतः। उदाहरण के अनुसार पद रचना करिए। आसान सा प्रश्न है, बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। देखते हैं, जैसे एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया है आपके लिए, जले चरंती इति, जो जल में रहते हैं वो क्या होते हैं? जलचराः। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी बताने हैं। जो स्थले चरंती इति, स्थल पर जो रहते हैं तो स्थलचराः, इसका उत्तर होगा। ऐसे ही निशायाम चरंती, रात में निशाचर, जो क्या बोलते हैं उसको? निशाचराः। निशा रात्रि में जो विचरण करते हैं। व्योमनी चरंती, आकाश में तो व्योमचराः। और गिरौ चरंती, पर्वत पर तो गिरिचराः। गिरि शब्द होता है क्योंकि हमारा मूल शब्द जो है गिरिचराः। और भूमौ, जो धरती पर, वो भूमिचराः। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा है यथा, उदाहरण के रूप से दिया हुआ है न पेयम इति। न पेयम तो क्या बना उसका? अपेयम। ठीक है, तो देखते हैं न वृष्टि इति, क्या बना? अवृष्टि। ठीक है, नए तत्पुरुष समास। न सुखम इति असुखम। ठीक है, सब जगह इसमें न लगा हुआ है और आपको उसका एक शब्द बनाना है समस्पद। न भावः इति अभावः। ठीक है, अभावः भी आ सकता है आपको परीक्षा में। अभावः का अगर आपको विग्रह करना हुआ तो न भावः इति, और न भावः इति आ गया तो अभावः। ये दोनों तरीके से ही आप इसको समझें। न पूर्णः इति अपूर्णः। ये था आपका तीसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुतः। उदाहरण के अनुसार पदों का निर्माण कीजिए। यह आपका प्रत्यय का प्रश्न है। यथा वि जमा क्री जमा क्तिन प्रत्यय है। क्तिन प्रत्यय इसमें लगा हुआ है तो वि क्री क्तिन का ती बचा है यहाँ पर विकृति। ये उदाहरण देकर उन्होंने समझाया है। बाकी भी आपको सारे ऐसे ही बनाने हैं, बहुत ही आसान है ये। देखते हैं, सबसे पहला है प्र जमा गम जमा तिन, तो क्या बनेगा? प्रगति, प्रगति। ठीक है, आगे है दृश्य जमा तिन, क्या बना? दृष्टि। तीसरा है गम जमा तिन, क्या बनेगा? गति ही। ठीक है, उसके बाद है मन जमा तिन, क्या बना? मति ही। और उसके बाद है शम जमा तिन, क्या बनेगा? शांति ही। आगे बढ़ते हैं, भी जमा तिन बना भीति ही, डर जिसको बोलते हैं। जन जमा तिन, ये बनेगा जाति ही। ठीक है, उसके बाद है भज जमा तिन प्रत्यय, भक्ति ही बनेगा। और नी जमा तिन प्रत्यय क्या बनेगा? नीति ही। तो इस तरीके से तिन प्रत्यय लग के जो जो परिवर्तन इनमें हो रहे हैं, एक दो थोड़ा सा अलग है, उनको आप अच्छे से समझ लें क्योंकि नियम के द्वारा इनमें परिवर्तन होता है। तो ये था आपका तिन प्रत्यय का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। निर्देशानुसारम परिवर्तित, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। जैसा आपको निर्देश अलग अलग प्रश्न में दिया हुआ है वैसे ही आपको परिवर्तन करना है। यथा स्वार्थ अंधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थ से अंधा मनुष्य आज पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, तो इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो देखते हैं क्या बनेगा। स्वार्थ अंधा मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। तो शुरू में था स्वार्थ अंधो, ये ठीक है, एक वचन में प्रयोग हुआ था। उसके बाद उसको किया हमने स्वार्थ अंधः, मानवः को कर दिया मानवाः, अद्य पर्यावरण सेम रहेगा और नाशयति का क्या हो जाएगा? नाशयन्ति। ठीक है, तो हमें इसे बहुवचन में हमने इसको बना दिया है। बाकी हम ऐसे ही करेंगे। देखते हैं, पहला संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। अब देखते हैं संतप्तस्य है
तो इसका बहुवचन क्या होगा? संतप्तानाम। मानवश्य का क्या होगा? मानवानाम। षष्ठी विभक्ति एक वचन इसमें लगा है, इसका बहुवचन हमें बनाना है, तो संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः, ये होगा इसका उत्तर। आगे है अगला, मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति। इसमें एक वचने, ये बहुवचन में पहले से दिया हुआ है, एक वचन में आपको परिवर्तन करना है। देखते हैं मानवाः, मानवाः का क्या हो जाएगा? मानवः। पर्यावरण कुक्षौ सेम रहेगा, सुरक्षिताः का क्या हो जाएगा? सुरक्षितः। भवन्ति का भवति। तो एक एक शब्द आप देखेंगे, जहां पर भी बहुवचन लगा है उसको एक वचन में हम परिवर्तित कर देंगे। आगे देखते हैं इसका तीसरा, वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते। यहाँ पर वन वृक्षः, इसको एक वचन में करेंगे, वन वृक्ष है, निर्विवेकम, छिद्यन्ते का क्या होगा? छिद्यते। तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा देखते हैं, गिरि निर्झरा निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। द्विवचने, इसको द्विवचन में बदलना है, तो निर्झरा, निर्झरा को द्विवचन में क्या करेंगे? निर्झरौ। गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति का क्या होगा? प्रयच्छतः। आगे है आपका पांचवा, सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति। ठीक है, तो सरित का इसको किस में बदलना है? बहुवचने। ठीक है, सरित एक वचन है तो बहुवचन में सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छति का क्या हो गया? प्रयच्छन्ति। नदियां निर्मल जल देती हैं। तो इस तरीके से आपको हर शब्द को देखना है ध्यान से, फिर देखना है परिवर्तन एक वचन में है, बहुवचन में है या द्विवचन में है, उसके अनुसार ही आपको परिवर्तन करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। पर्यावरण रक्षणाय, पर्यावरण की रक्षा के लिए भवन्तः किम करिष्यन्ति, आप क्या करेंगे? इति विषये पंचवाक्यानि लिखतः, इसके विषय में 5 वाक्य आपको लिखने हैं। आप अपने तरीके से भी 5 वाक्य खुद बनाइए, खुद लिखिए। मैं सिर्फ आपको 5 वाक्य लिख के दे रही हूँ ताकि आपको कुछ से कुछ मदद मिल सके, और उसके अलावा आप अपने हिसाब से भी कोई भी वाक्य जो आपको लगता है आप पर्यावरण के लिए कर सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। तो पहला है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातेषामि। विषाक्त जो कूड़ा करकट है कुछ भी, उसको नदियों में नहीं डालूंगा। तो और भी आप वाक्य बना सकते हैं ऐसे ही, जैसे पहला हम बनाए, अहम वृक्ष कर्तनम न करिष्यामि, मैं वृक्षों को नहीं काटूंगा। दूसरा आप बना सकते हैं, अहम स्थल चरान कुक्कुरादीनान रक्षिष्यामि, मैं स्थलचरों की जो कुत्ते आदि हैं उनकी रक्षा करूंगा। तीसरा है, अहम मत्स्यादीन जलचरान न हनिष्यामि, मैं मछली आदि जलचरों को, जलचर जो है उनको नहीं मारूंगा। आगे है चौथा, अहम पृथ्वीम, मैं पृथ्वी को, जल वायु च केनापि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अशुद्धा न करिष्यामि, अशुद्ध नहीं करूंगा, विकृत नहीं करूंगा। आगे है पांचवा, अहम लोक रक्षायै प्रकृतिम रक्षिष्यामि, मैं लोक की रक्षा के लिए, इस संसार की रक्षा के लिए प्रकृति की रक्षा करूंगा। तो इस तरीके से आप कोई भी वाक्य सुविधा अनुसार जो आपको आसान लगते हैं आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। सिर्फ व्याकरण का थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें कि आप एक वचन में बना रहे हैं, द्विवचन में या बहुवचन में, किस तरीके से आप वाक्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। उसका पहले क भाग देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखतः, उदाहरण का अनुसरण करके उपसर्गों को अलग करके लिखिए। उपसर्ग इसमें अलग करना है। उपसर्ग आपने पढ़े हैं पहले भी, अलग से एक वीडियो भी है उपसर्ग की आपके लिए, आप अच्छे से वहां देखकर समझ सकते हैं। जो शुरू में लगता है हमारा वो उपसर्ग होता है, जैसे यथा संरक्षणाय, अब इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। अब उपसर्गों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे सम, जिसमें ये ऊपर अनुस्वार लगा होता है, सिर्फ ये कोई उपसर्ग नहीं है, तो सम होता है उपसर्ग, जिसमें म में हलंत है यहाँ पर। आगे है पहला हमारा प्रभवति, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र। दूसरा है उपलभ्यते, इसमें कौन सा उपसर्ग है? उप। तीसरा है निवसंति, इसमें नी उपसर्ग है। चौथा है समुपहरंति, तो इसमें सम उपसर्ग है।
आगे है वितरन्ति, इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं छठे की ओर, प्रयच्छन्ति, तो इसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सातवां है उपगता, इसमें उप उपसर्ग का प्रयोग है। आठवां है प्रतिभाति, इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये था आपका उपसर्ग का प्रश्न। ध्यान से इसको भी करना है, आसान है लेकिन कहीं कहीं इसमें भी बच्चे गलतियां करते हैं, तो उपसर्ग को पहले अच्छे से जरूर समझ लें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 7 का ही ख भाग जो है हमारा, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्पदानां विग्रहं लिखतः। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए समस्पदों का विग्रह लिखिए। तो उदाहरण के लिए जैसे दिया हुआ है, यथा तेजो वायु, तो उसका विग्रह हुआ तेजः वायु चः। ऐसे ही गिरि निर्झरा, गिरियः निर्झरा चः। तो यहाँ पर निर्झरा में बहुवचन है, तो हमने दोनों शब्दों में बहुवचन ही करना है। समास की अलग से वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पत्र पुष्पे, तो इसमें क्या बनेगा इसका विग्रह, पत्रम च पुष्पम च। आगे है लता वृक्षौ, तो इसमें बनेगा लता च वृक्षः च। अगला है पशु पक्षी, तो इसका बनेगा पशु च पक्षी च। अगला है अंतिम चौथा हमारा कीट पतंगौ, कीटः च पतंगः च। तो ये था आपका समास विग्रह का जो प्रश्न था। आशा करती हूँ आपको पूरा अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी का वीडियोस को देखने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए, कोई भी डाउट जब आप पूछते हैं कमेंट करके, तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, वह समझा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।